हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कांच की जो पट्टिका है उससे अपवर्तन के कुछ केसेस जो हैं वो पढ़े थे और मैंने एक बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है इसके अंदर हम बात करेंगे आभासी और वास्तविक गहराई की, क्योंकि कई क्वेश्चन अपने पास ऐसे आ जाते हैं कि जल से भरी हुई कोई भी झील मान लो आप लोग, या कोई छोटा पात्र मान लो, उस जल से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई सिक्का गिरा दिया तो सिक्का जो है उसके पेंदे पर जाकर स्थिर हो जाता है। जब हम ऊपर से उस सिक्के को देखते हैं तो वो सिक्का जो है वो हमें कुछ ऊपर दिखाई देता है। हमें लगता है कि सिक्का जो है वो उसके सतह पर ना होकर, पेंदे पर ना होकर, उससे कुछ ऊंचाई ऊपर है। लेकिन जब हम वास्तविकता के अंदर उस सिक्के को निकालने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो सिक्का हमें नज़र आ रहा था वो कुछ ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन वास्तव के अंदर वो सिक्का जो है वो उसके पात्र के पेंदे पर ही उपस्थित है। ऐसे ही अगर स्विमिंग पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल को बाहर से ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसकी गहराई कम है, क्योंकि उसका जो पेंदा है वो कुछ उठा हुआ दिखाई देता है हमें। लेकिन वास्तविकता में जब हम उसके अंदर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उसकी गहराई जो हमें लग रही थी उसके अपेक्षा ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक ही कारण है, वो है अपवर्तन। कि अपवर्तन के कारण हमें नज़र कुछ और आता है और होता कुछ और है। तो उसी की आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं। उसको बोला जाता है आभासी और वास्तविक गहराई, जिसका मुख्य कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं वास्तविक व आभासी गहराई। मैं इसे गहराई भी बोल सकता हूँ या फिर ऊंचाई भी बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम इसके अंदर दो केस पढ़ेंगे, तो उन दो केस के अंदर एक में हम लोग गहराई की बात करेंगे, दूसरे के अंदर ऊंचाई की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक व आभासी गहराई मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। नॉर्मल लाइफ के अंदर, सामान्य जीवन में हमें किस तरीके से दिखाई देता है। इसका मेन कोज जो होता है, इसका मुख्य कारण जो होता है, वो मुख्य कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? जब दो अलग अलग माध्यम हों। तो हम बात करेंगे कि यदि प्रेक्षक का मतलब हो गया ऑब्जर्वर। जैसे हम उस पात्र को देख रहे हैं तो हम जो है वो प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। कोई और उस पात्र को देख रहा है तो वो ऑब्जर्वर है, वो प्रेक्षक है। तो यदि प्रेक्षक व वस्तु यानी जैसे कोई सिक्का हमने डाल दिया किसी पात्र के अंदर, या फिर जो स्विमिंग पूल का पेंदा है वो क्या हो गया? वस्तु हो गई वहाँ पर। तो यदि प्रेक्षक व वस्तु दोनों अलग अलग माध्यम में, दोनों अलग अलग माध्यम में उपस्थित हो तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वस्तु अपनी मूल अवस्था से, मूल अवस्था या स्थिति बोल रहे हम लोग, मूल स्थिति से कुछ विचलित नज़र आती है, कुछ विचलित नज़र आती है। अब ये जो विचलित नज़र आती है इसका मतलब कि या तो वो कुछ उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं तो उसकी स्थिति जो है वह या तो कुछ ऊपर नज़र आएगी या कुछ नीचे नज़र आएगी। लेकिन मेनली जो होता है
अगर आप दो माध्यम ले रहे हैं तो वो वस्तु जो है वो मेनली हमें ऊपर उठी हुई ही दिखाई देती है, तो मूल स्थिति से कुछ विचलित नज़र आती है। अब यहाँ पर हम दो गहराइयों की बात करेंगे, कौन कौन सी? आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। जो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर वास्तविक जो गहराई होती है, वास्तविक गहराई जो होती है ये आपको क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर चांस में देगा, यानी नॉन डाटा है, ज्ञात राशि है ये आपके पास, इसे हम डिनोट करेंगे H से, निर्देशित किससे करेंगे? स्मॉल h से। और जो आभासी गहराई है, आभासी का मतलब आभास होता है, यानी हमें नज़र आती है, वो वास्तव के अंदर नहीं होती। तो आभासी गहराई जो होती है, इस आभासी गहराई को हम डिनोट करेंगे H डैश से। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब दोनों वस्तु और प्रेक्षक दोनों का माध्यम अलग अलग हो, यानी एक तो विरल माध्यम में उपस्थित हो, दूसरी सघन माध्यम में उपस्थित हो, तो प्रकाश के अपवर्तन से उसकी वो अपनी मूल स्थिति से कुछ विचलित नजर आती है, और इसी के अनुसार हम लोग उसकी वास्तविक और आभासी गहराई में कुछ रिलेशन, कुछ संबंध स्थापित करते हैं, जो हम यहाँ पर देखते हैं। अब संबंध स्थापित करते हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। अब वास्तविक व आभासी गहराई जो है वो हम दो स्थितियों के अंदर निकाल सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पर अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो है प्रेक्षक और दूसरी है वस्तु। अब मैं यहाँ पर बोल दूँ कि पहला केस जो है हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वस्तु जो है वो तो हो सघन माध्यम में, ठीक है, और प्रेक्षक जो है वो कौन से माध्यम में हो? विरल, यानी जो नज़र रख रहा है उस पर वो तो विरल माध्यम में हो, और जो वस्तु है जैसे सिक्का है वो सघन माध्यम के अंदर उपस्थित है। इसका दूसरा केस जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा आपके पास कि प्रेक्षक तो हो सघन माध्यम में, यानी जैसे जल के अंदर मछली है और मछली जो है वो ऊपर के वातावरण को या हवा में उड़ने वाले पक्षी को किस तरीके से देख पाती है, उसको क्या वो पक्षी वैसा ही नज़र आता है या कुछ बड़ा नज़र आता है, कितनी सतह से दूरी पर नज़र आता है, तो वो चीज़ें हम लोग दूसरे केस के अंदर देखेंगे जिसमें प्रेक्षक सघन माध्यम में हो और वस्तु जो है वो विरल माध्यम के अंदर हो। तो ये दो केस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ तक का छापिए, उसके बाद में हम केस फर्स्ट की बात करते हैं आज। चलिए केस फर्स्ट जो है वो क्या पढ़ा, क्या देखा हमने कि वस्तु जो है वो तो हो सघन माध्यम के अंदर, और जो आपके पास प्रेक्षक है वो हो विरल माध्यम के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, डेली लाइफ के अंदर काम में आने वाला है अपने पास। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा? यदि वस्तु सघन माध्यम में व प्रेक्षक विरल माध्यम में हो, विरल माध्यम में हो, तो देखिए क्या स्थिति बनेगी अपने पास। एक डायग्राम से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके की स्थिति अपने पास सामने आएगी। तो जैसे कोई पानी हम लोग ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पानी लेके चल रहे हैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। पानी से भरा हुआ कोई पात्र है और इस पानी से भरे हुए पात्र के पेंदे पर, इस पानी से भरे हुए पात्र के पेंदे पर यहाँ पर कोई एक सिक्का जो है, कॉइन जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सिक्का जो है ये है आपके पास वस्तु, और ये वस्तु हमें दिखाई देनी चाहिए। तो जो यहाँ पर कोई भी प्रेक्षक होगा वो कौन से माध्यम के अंदर होगा?
यहाँ पर विरल माध्यम के अंदर होगा वो, ठीक है। और जो वस्तु है वो पानी के अंदर है या इस द्रव के अंदर है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। अब ये वस्तु जो है वो प्रेक्षक को कब दिखाई देगी, ये वस्तु जो है वो प्रेक्षक को कब दिखाई देगी, तो मैं कहूँगा जब वस्तु से प्रकाश की किरणें उस प्रेक्षक तक पहुँचेगी तब वो प्रेक्षक जो है इस वस्तु को देख पाएगा। यानी यहाँ से प्रकाश की किरणें जो हैं वो विरल माध्यम में उपस्थित प्रेक्षक तक पहुँचनी चाहिए। तो चलिए पहुँचाते हैं। तो पहली जो प्रकाश की किरण है वो तो हम लोग ले लेते हैं बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये प्रकाश की किरण वस्तु से आ रही है, ये प्रकाश की किरण जो है वो वस्तु से आ रही है। जब ये इस सतह पर आएगी, ठीक है, इस सतह पर या माध्यम की सीमा रेखा पर आएगी, तो माध्यम की सीमा रेखा पर आएगी तो इसका यहाँ पर अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन होगा तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा नॉर्मल यानी अभिलंब। तो चलिए अभिलंब हम यहाँ पर एक बनाते हैं। हमने अभिलंब बना लिया कुछ इस तरीके से, ये अभिलंब हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर आपतन कोण जो है वो कितना है, तो प्रकाश की किरण इधर आ रही है, अभिलंब यहीं पर बन गया, तो जो आपतन कोण बनेगा वो आपतन कोण कितना बनेगा, यहाँ पर अपने पास आपतन कोण आई जो है वो कितना बना, 0। तो ये अपवर्तित होगी यहाँ से। तो अपवर्तन के बाद में ये किधर जाएगी, क्या अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, तो पहला तो हम लोग बोलते हैं कि सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटनी चाहिए। नहीं, इस केस के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने जब बात की थी सघन और विरल माध्यम की, तब मैंने कहा था अपवर्तन की परिभाषा में कि एक केस ऐसा होता है जिसके अंदर प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, यानी कोई विचलन वहाँ पर नहीं होता। वो केस यही है। देखो कैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपतन कोण का मान देखूं तो आपतन कोण का मान कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्नेल के नियम की, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर बराबर होता है μ2 अपॉन में μ1। μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिससे प्रकाश की किरण आ रही है, और μ2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वज्र गुणा कर दें, तो साइन आर गुणा में μ2 बराबर हो जाएगा साइन आई गुणा में μ1। अब आई का बराबर हो जाएगा साइन आई गुणा में μ1। अब आई का मान कितना है इस केस के लिए, आई का मान है 0। जब मैं आई का मान 0 करूँगा तो ये 0 से μ1 गुणा होगा, तो साइन आर गुणा में μ2 का मान कितना हो गया अपने पास, 0 हो गया। अब ये 0 होने का मतलब क्या है कि या तो μ2 का मान 0 है या फिर साइन आर का मान 0 है। दो केस हो सकते हैं यहाँ पर। क्या μ2 का मान 0 हो सकता है क्या, μ2 यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक, क्या किसी माध्यम का अपवर्तनांक 0 होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। मिनिमम यानी न्यूनतम कितना होता है, 1, और वो होता है निर्वात का। तो μ2 का मान तो 0 हो नहीं सकता, तो किसका मान 0, साइन आर का मान 0 होगा। साइन आर का मान 0 कब होता है, जब आर का मान 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश की ये किरण जो आ रही थी वो अभिलंब से 0 कोण बनाते हुए चली जाएगी। तो अभिलंब से 0 कोण बनाते हुए चली जाएगी, मतलब इधर की ओर वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक प्रकाश की किरण हमने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ से मैं दूसरी प्रकाश की किरण लेता हूँ, क्योंकि दो मुझे मिनिमम प्रकाश की किरणें चाहिए जिससे मैं प्रॉपर पता कर सकता हूँ कि प्रेक्षक कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण जो है वो हमने ले ली ये वाली, ये यहाँ पर आ रही है। ये प्रकाश की किरण जो है वो वस्तु से यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो यहाँ पर जो मैं नॉर्मल बनाऊँगा, ये हमने नॉर्मल बना दिया, ये यहाँ का नॉर्मल था, ठीक है। ये नॉर्मल मैंने बना दिया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जब प्रकाश की किरण जो है वो सघन से विरल माध्यम के अंदर जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर आती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, तो हम बोलेंगे ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी।
यानी पहले आपतित किरण जितनी दूरी पर थी, जितना कोण बना रही थी, उससे ज़्यादा कोण बनाएगी ये अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर मान लो कोई आपके पास प्रेक्षक है। अब प्रेक्षक के लिए ये वाला जो क्षेत्र हो गया ना, इसे बोला जाएगा फील्ड ऑफ व्यू, यानी दृश्य क्षेत्र। यानी इस क्षेत्र के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसको ये वस्तु दिखाई देगी। अब दिखाई कैसी देगी, तो हम बोल लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई ऑब्जर्वर है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, तो इसको ऑब्जर्वर देख रहा है, तो हम कहेंगे उस ऑब्जर्वर को ये जो प्रकाश की किरण है, ये वाली प्रकाश की किरण तो यहाँ से नज़र आती रही है उसे, ठीक है, ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो उसे कहाँ से आती हुई नज़र आएगी, तो वो बोलेंगे, अगर वो अनपढ़ है, बिल्कुल भी उसे अपवर्तन का पता नहीं है, तो हम कहेंगे कि प्रकाश तो हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर अपवर्तित किरण है ये एक्चुअल के अंदर उसे यहाँ से आती हुई नज़रें आएंगी, बिल्कुल सीधी आती हुई नज़रें आएंगी। वो ऐसे सोचेगा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, तो इन दोनों का जो आपतित किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है वस्तु। तो उसे जो वस्तु है वो यहाँ पर दिखाई देगी, इस वाली वस्तु की जगह उसे यहाँ पर वस्तु जो है वो दिखाई देगी। अब ये वाली वस्तु जितनी ऊंचाई पर उसे दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है आभासी ऊंचाई या आभासी गहराई, ठीक है। और वास्तव के अंदर वो वस्तु जितनी गहराई पर है उसे बोला जाएगा वास्तविक गहराई। तो H और H डैश मैंने पहले ही बता दिया, H डैश यानी आभासी गहराई जो उसे नज़र आ रही है, ये क्या आ रही है, उसे केवल नज़र आ रही है, वास्तव के अंदर ये वस्तु यहाँ पर नहीं है, वास्तविकता में तो वस्तु यहाँ पर उपस्थित है। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें H डैश और H के अंदर संबंध निकालना होता है। तो कैसे संबंध निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये आपकी बात क्लियर है क्यों ये सीधी गई, ठीक है। इसे मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। चलिए अब आपको जो है वो एक बात क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी ऐसा कोई केस अपने पास आ जाए जिसमें वस्तु जो है वो सघन माध्यम में हो और जो प्रेक्षक है वो विरल माध्यम के अंदर हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है, या मैं केवल अपवर्तनांक की ही बात कर लूँ कि अपवर्तनांक जो है वो अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक ऊंचाई या गहराई, वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई, वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई। अब अगर अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से लिख लें तो म्यू बराबर वास्तविक गहराई अपने पास कितनी है h अपॉन में आभासी गहराई कितनी है h डैश, तो म्यू बराबर बन जाएगा h अपॉन h डैश। अब यहाँ से अगर मैं ये देखना चाहूँ कि आभासी गहराई कितनी हो गई तो h डैश बराबर कितना आ जाएगा h अपॉन म्यू। अब म्यू का मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि आभासी गहराई का मान हमेशा वास्तविक गहराई से क्या होता है, ज़्यादा कम होता है। आभासी गहराई का मान जो है, आभासी गहराई का मान जो है वो वास्तविक गहराई से हमेशा कम होगा, वास्तविक गहराई से हमेशा कम होगा, वास्तविक गहराई से हमेशा कम होगा। यहाँ से यही बात पता चल रही है क्योंकि म्यू का मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 होगा तो h डैश और h बराबर हो जाएंगे, वो ही सबसे मिनिमम वाली कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद में म्यू का मान जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो h अपॉन 1 से बड़ी राशि, तो h डैश का मान h से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आभासी गहराई का मान हमेशा वास्तविक गहराई से क्या रहेगा, कम रहेगा। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो अपने काम में आती है कि ये कितनी ऊंचाई ऊपर नज़र आती है,
यानी कितनी दूरी तक ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब या आभासी वस्तु जो है वो विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु का ये जो विस्थापन है इसको बोला जाता है शिफ्ट, कि वस्तु कितनी शिफ्ट हो गई, या फिर मैं बोल दूं विस्थापन, वस्तु का विस्थापन। और इसको स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं हम लोग। तो इस विस्थापन का मान अगर हमें और देखना हो तो देखो, वस्तु का जो विस्थापन है यानी कितनी ऊंचाई ऊपर नज़र आ रही है वो, तो वस्तु का विस्थापन या अगर हमें d का मान निकालना है तो स्मॉल d बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे स्मॉल d है ये वाली दूरी, तो ये इस टोटल में से अगर ये वाली घटा दूं तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो मैं कहूँगा वस्तु का विस्थापन हो जाएगा h माइनस h डैश। तो d बराबर कितना h, मैंने क्या कहा था कि वास्तविक गहराई आपको ज़्यादातर चांस के अंदर वो देगा। तो अगर हम वास्तविक गहराई हमको दी हुई है और अगर हम बात करें आभासी गहराई की, तो यहाँ से देखो आभासी गहराई कितनी है अपने पास h अपॉन म्यू। दोनों में से अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू में h। तो वस्तु कितनी विस्थापित हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू में उसकी वास्तविक गहराई या वास्तविक ऊंचाई। तो ये तीन चीज़ें जो हैं अपवर्तनांक, ये वाली चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, और ये आपको आभासी गहराई का मान कि हमेशा वास्तविक गहराई से कम होगा और वस्तु का विस्थापन कितना होगा, ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नोट डाउन कीजिए आप इसे। चलिए, अब इसी केस फर्स्ट के अंदर कुछ टाइप के क्वेश्चन और होते हैं, उन टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। उनमें एक जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो बनता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होता है कि जैसे हम लोग ये यहाँ पर कॉइन ले रहे थे, सिक्का ले रहे थे, एक कोई वस्तु ले रहे थे, इसे हम लेके चलते हैं बिंदुवत वस्तु, ठीक है, यानी वो बिंदु के रूप में वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब नज़र आएगा वो भी बिंदुवत रूप में होगा। लेकिन वास्तविकता के अंदर बिंदुवत वस्तु की जगह अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, और आकृति में जब परिवर्तन होता है तो हम उसे बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन, यानी इसे हम बोलेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन। अब लेटरल मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जो है वो क्या होता है, तो देखिए इसे भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अपने पास यहाँ पर कोई एक लिक्विड की सतह है और इस लिक्विड के अंदर कोई वस्तु जो है वो ऊर्ध्वाधर रखी हुई है। इस लिक्विड के अंदर एक वस्तु जो है वो ऊर्ध्वाधर रखी हुई है इस तरीके से। इस वाले बिंदु को नाम दे दिया A, इस वाले बिंदु को नाम दे दिया B। अब ये वस्तु जो है वो कैसे रखी हुई है, ये वस्तु ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ से देखो कि यहाँ पर कोई प्रेक्षक है तो उसको कैसे दिखाई देगी, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से दिखाई वो देंगे। तो यहाँ पर पहली किरण जो है वो इस वस्तु से आती हुई वो ही लेंगे हम लोग, सीधी वाली ये आ रही है, ठीक है, यहाँ से ये चल रही है और ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, क्योंकि I का मान 0 होगा तो R का मान भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से A बिंदु से अगर हम बात करें तो A बिंदु से हमने बोल दिया कि एक प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पर गई, ठीक है, दूसरी जो प्रकाश की किरण है। अब यहाँ पर हमें अभिलंब बनाना होगा,
तो अभिलंब हमने बना दिया। अब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो सघन से विरल जाने पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभिलंब से दूर हट गई, ये कहाँ से आती हुई नज़र आएगी, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल सीधी यहाँ से आती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब ए बिंदु जो है वो कहाँ पर नज़र आएगा, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ए बिंदु जो है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब बी बिंदु कहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि बी बिंदु भी देखना ज़रूरी है। तब बी बिंदु कहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि बी बिंदु भी देखना ज़रूरी है। तभी तो हमें पता चलेगा कि ये वस्तु जो है ये हमें सीधी दिखाई देती है या फिर उल्टी दिखाई देती है। तो बी बिंदु की अगर हम बात करें तो बी बिंदु से एक तो सीधी चली गई और दूसरी जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ से ये वाली, ये इस तरीके से जा रही है। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी तो इसका अपवर्तन होगा। तो इसका अपवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि इस प्रकाश की किरण ये वाली जो नीचे वाले बी बिंदु पर आ रही है ये पहले वाले की अपेक्षा कम विचलित होगी या ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे ये जो पहले वाली आ रही थी इसका ये वाला कोण ज़्यादा था, आपतन कोण ज़्यादा था, तो जो अपवर्तन कोण है वो और ज़्यादा हो गया, यानी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन इस बी बिंदु से जो आ रही है उसके लिए आपतन कोण कम है, तो जो विचलन हो रहा है वो विचलन भी क्या होगा, कम होगा। अब विचलन कम होगा तो ये हमें कहाँ से आती हुई नजर आएगी, ये हमें नजर आएगी यहाँ से आती हुई, इस पॉइंट से आती हुई। इसका मतलब बी बिंदु जो है वो हमें यहाँ पर नजर आएगा। तो चलिए ये बी बिंदु जो हमें नजर आया उसे हमने बी डैश बोल दिया। ए बिंदु का जो हमें नजर आया वो ए डैश बोल दिया, यानी ये जो वस्तु है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये वस्तु जो यहाँ पर हमें नजर आ रही है ये कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी वो हम लोग कैसे देखेंगे, वो हम लोग देखते हैं कि अगर इस माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो हुआ आपके पास μ1 और इस माध्यम का अपवर्तनांक हो अपने पास μ2। ठीक है, ये जो अपने पास AB वस्तु हमने ली है, इस AB वस्तु की जो ऊंचाई है वो है x। ठीक है, और इस B बिंदु की इस सतह से जो ऊंचाई है वो है आपके पास स्मॉल h। ठीक है, अब B बिंदु की अगर जो गहराई है इस सतह से वो h है तो A बिंदु की गहराई कितनी हो जाएगी यहाँ तक की, तो A बिंदु की अगर मैं गहराई की बात करूँ तो A बिंदु की गहराई हो जाएगी h माइनस x, क्योंकि x ऊंचाई जो है वो x लंबाई जो है वो इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो h माइनस x हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि बी डैश जो बन रही है यहाँ पर, ये बी डैश जो है ये वाली दूरी, इसका मान कितना होगा, और इसका मान अगर अपने पास आ गया तो ए डैश का मान कितना होगा, तो ए डैश का मान भी हमें निकालना है। तो देखिए इसको अगर मैं बिंदु बोल देता हूँ ओ, इन तीनों को ही, तो ओ ए डैश ओ बी डैश, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे वो सबसे पहली बात क्या होगी, हम बात करेंगे आवर्धन की, कि आवर्धन यानी स्मॉल m की वैल्यू जो है वो इस कंडीशन के अंदर कितनी हो जाएगी। उस स्मॉल m की वैल्यू के रिलेटेड में ही हम लोग सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो आवर्धन होता है यहाँ पर, इस आवर्धन यानी स्मॉल m का मान हो जाएगा μ2 अपॉन में μ1। आवर्धन का मान कितना होगा, μ2 अपॉन में μ1, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस आवर्धन के साथ साथ हम लोग बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहली बात, अगर हम बी डैश की स्थिति देखना चाहें, ठीक है, तो वस्तु के बिंदु B के प्रतिबिंब, मैं यहाँ पर प्रतिबिंब काम में ले रहा हूँ ना, प्रतिबिंब B डैश की आभासी स्थिति सतह के सापेक्ष, सतह जो ये वाली है इसके सापेक्ष क्या होगी,
तो अगर हम सतह के सापेक्ष देखना चाहें तो यहाँ से अपने को अपना आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमने बोला कि m जो होता है आवर्धन जो है वो है μ2 अपॉन में μ1। ठीक है, अब आवर्धन का एक फॉर्मूला हमने इससे जस्ट पहले भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? वास्तविक ऊंचाई। जो अपने पास m का फॉर्मूला है वो ये हमने लिखा। तो जब मैं बिंदु B के प्रतिबिंब OB डैश की वैल्यू देखूंगा तो जो अपने पास यहाँ से OB डैश आएगा, OB डैश कितना बन जाएगा? μ2 अपॉन में μ1 इंटू में h। ये हमें ध्यान में रखना है। अब अगर हम A डैश की बात करें तो देखिए, वस्तु के बिंदु A के प्रतिबिंब A डैश की आभासी स्थिति सतह के सापेक्ष। तो वापिस से इसी फॉर्मूले से, अब यहाँ पर तो h थी इसकी हाइट, A बिंदु की हाइट कितनी है? h माइनस x। तो यहाँ पर OA डैश जो है इसका मान कितना हो जाएगा? μ2 अपॉन में μ1 इंटू में h माइनस x। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियरली ध्यान में रखनी है। अब अगर हमें ये देखना हो कि इसकी ऊंचाई अगर x है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो अगर इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई में संबंध देखना है तो देखो, यदि A डैश B डैश बराबर x डैश हो तो x डैश का मान कैसे देखेंगे? तो मैं बोलूँगा m बराबर μ2 अपॉन में μ1 बराबर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई x डैश, बिंब की ऊंचाई x। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x डैश का मान कितना आ जाएगा? x डैश बराबर आ जाएगा μ2 अपॉन μ1 इंटू में वस्तु की ऊंचाई। तो ये सारे बिंदु जो हैं वो आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं कि जब अपने पास कोई बिंदुवत वस्तु ना होकर कोई बड़ी वस्तु हो तो उसके अंदर हम लोग किस तरीके से आभासी गहराई का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि OB डैश और OA डैश दोनों ही आभासी गहराई है। और आवर्धन का मान किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि वो प्रतिबिंब जो हमें दिखाई देगा ऊपर से देखने पर वो बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा। तो वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है? वो सीधा सीधा डिपेंड करता है उस माध्यम के, उस द्रव के अपवर्तनांक पर। नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आता है एक छोटा सा, इसी का क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है कि जैसे हमने यहाँ पर एक ही द्रव लिया है, इसी तरीके से अगर बहुत सारे द्रव हों तो बहुत सारे द्रव जब होंगे तो हम किस तरीके से आभासी गहराई और उन सभी द्रवों का एक साथ अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो द्रव है वो कैसे होने चाहिए? नॉन सोल्यूबल होना चाहिए, यानी घुलनशील नहीं होने चाहिए। यदि कई अघुलनशील द्रवों को परतवार एक बीकर में रखा जाए, एक बीकर में रखा जाए तो ठीक है, एक बीकर हमने ले लिया, ये यहाँ पर ये अपने पास बीकर है
और इस बीकर के अंदर कई सारे अपने पास द्रव हैं जिनको परतों के रूप में हमने भर दिया। जैसे पहला द्रव यहाँ पर, ये हो गया पहला द्रव, ये हो गया दूसरा द्रव और ये हो गया तीसरा द्रव। इन तीनों द्रवों का जो अपवर्तनांक है वो है μ1, μ2, μ3। तीनों अलग अलग अपवर्तनांक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है, ठीक है। और ये वाली जो ऊंचाई है, गहराई है, इसे हमने बोल दिया d1, ये वाली है d2, ये वाली है d3। अब जरूरी नहीं 3 ही हो, 3 से ज़्यादा भी अपने पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो अपने पास बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन, एक तो अगर हमें इस कंप्लीट का, इस पूरे सिस्टम का अपवर्तनांक निकालना हो तो, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो बनता है अपने पास आभासी ऊंचाई, जो इस बॉटम की, ये जो पेंदा है इसकी आभासी ऊंचाई। तो अगर हम आभासी ऊंचाई से बात करें, मैं बोल दूँ पेंदे की आभासी गहराई या ऊंचाई, आभासी गहराई जो ऊपर से देखने पर नजर आए। तो आभासी गहराई देखो, अगर ये एक लिक्विड होता तो आभासी गहराई क्या होती है, तो मैं बोल देता म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाता, मैं बोल देता कि म्यू बराबर हो गया, बोल देता कि म्यू बराबर हो गया आभासी वास्तविक गहराई d1 अपॉन में आभासी गहराई। अब मुझे आभासी गहराई निकालनी है तो मैं कहूँगा आभासी गहराई पहले के अंदर कितनी हो गई, d1 अपॉन में μ1, ठीक है। दूसरी की आभासी गहराई कितनी हो गई, तो दूसरे के अंदर आभासी गहराई हो गई d2 अपॉन में μ2, और तीसरे की आभासी गहराई कितनी हो गई, d3 अपॉन में μ3। ऐसे ही अगर चौथा होता तो मैं बोल देता d4 अपॉन में μ4, ऐसे ही आगे की ओर चलता जाता। अब मुझे इन सब के कारण एक साथ निकालनी है, तो एक साथ अगर मैं बात करूं आभासी गहराई की, तो जो आभासी गहराई है वो हो जाएगी d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन में μ3 एंड सोन आगे की ओर जाता जाएगा। जितने सारे लिक्विड होंगे, द्रव होंगे, उतने। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आभासी गहराई के बाद में, अगर हम यहाँ पर बात करें इस पूरे तंत्र का, संपूर्ण तंत्र का अपवर्तनांक निकालना हो, तो संपूर्ण तंत्र का अगर अपवर्तनांक निकालना है हमें, तो मैं बोलूँगा संपूर्ण तंत्र का यानी कंप्लीट, ठीक है। म्यू कितना होगा, तो म्यू क्या होता है, म्यू होता है आपके पास वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई अगर मैं डायग्राम से देखूं तो वास्तव के अंदर पेंदे की गहराई कितनी है, d1 प्लस d2 प्लस d3। तो d1 प्लस d2 प्लस d3, अगर आगे की और भी हो तो चलता जाएगा। अपोन में आभासी गहराई, तो आभासी गहराई हमने कितनी निकाली, ये रही d1 अपोन में μ1 प्लस में d2 अपोन में μ2 प्लस में d3 अपोन में μ3। और अगर और भी कोई लिक्विड हो तो वो भी चलते जाएंगे। तो ये आपके पास संपूर्ण तंत्र का अपवर्तनांक आ जाएगा। अब इसी के अंदर एक छोटी सी चीज और बोल दें कि यदि आपके पास ऐसा कोई दे दे कि यदि दो द्रव समान गहराई रखते हों, समान गहराई रखते हों, तो अपवर्तनांक संपूर्ण तंत्र का, यानी आपके पास दो द्रव हों और दोनों द्रव की गहराई समान हो, d1 और d2 की अगर बात करें तो मैं बोलूँगा कि d1 बराबर d2 हो गया, और अब μ1 μ2 दो क्या हो गए, अपवर्तनांक। तो कितना हो जाएगा, तो μc बराबर मैं बोलूँगा d1 प्लस d2 बटे में d1 अपोन में μ1 प्लस में d2 अपोन में μ2। अब d1 और d2 तो सेम है, तो d1 प्लस d2 यानी कितना बन गया, अगर d ही मैं मान लूँ तो 2d अपोन में
यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, तो डी आ जाएगा। कॉमन अंदर बच गया 1/μ1 प्लस 1/μ2। डी से डी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से इसका मैं एलसीएम अगर लूँ, लघुत्तम हम अगर लें तो इसका लघुत्तम आ जाएगा μ1 इंटू μ2 और वो चला जाएगा ऊपर। तो कितना बन गया 2μ1 μ2 अपॉन में μ1 प्लस μ2। तो अगर अपने पास कोई दो द्रव हैं और दोनों समान गहराई तक भरे हुए हैं, यानी ये जैसे कोई बीकर हो गया, पहला द्रव और ये दूसरा द्रव, ये वाली जो ऊंचाई या गहराई है ये दोनों के लिए क्या है, समान है और दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है। तो जो संपूर्ण तंत्र का अपवर्तनांक है वो कितना हो जाएगा 2μ1 μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2, यानी गहराई पर वो निर्भर नहीं करता है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। केस सेकंड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके कुछ सोल्ड एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।